नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। भाई, आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि जिसको बचपन से आपने चाहा आज वो आपका हो गया। एक लड़के ने अपने भाई से कहा, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, चल अब तुझे जो मैंने काम कहा था वो कर दे, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर दोनों चले गए। आज मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन नरेंद्र खुराना का घर आज दुल्हन की तरह सजा था। उनके बड़े से बंगले को अंदर और बाहर से फूलों और लाइटों से सजाया गया और बंगला इतना सुंदर लग रहा था कि उसे कोई एक बार देख ले तो उसकी आंखें चौंधिया जाए। और बंगले में एक अलग सी रौनक है क्योंकि आज नरेंद्र खुराना के इकलौते बेटे अभिराज खुराना की शादी नरेंद्र खुराना के बचपन के दोस्त अशोक मेहता की बड़ी बेटी नेहा से होने वाली थी। अभिराज नेहा से प्यार करता था, इसलिए इस शादी से वो भी बहुत खुश था। ओ जी, बेटे की शादी हो रही है आपकी? नहीं, पहले ही आपके चक्कर में शाम के 7:30 तो बज ही चुके हैं। हमें 8 बजे बारात लेकर निकलना है। आप हैं कि शीशे के सामने से हटने के लिए तैयार ही नहीं है। ये है सविता खुराना, नरेंद्र खुराना की पत्नी और अभिराज की माँ। सविता जी की उम्र 71 साल की है और वो एक हाउसवाइफ है। आज सविता जी बहुत खुश है। सविता जी, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, अब मैं ढंग से तैयार भी नहीं हो सकती क्या? नरेंद्र जी ने बालों पर कंघी करके हुए कहा। नरेंद्र जी की उम्र 73 साल की है। सविता जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, कल मेरी बहू इस घर में होगी। नरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल से आप मेरे अलावा किसी और पर अपनी धौ जमाने वाली हैं ना? सविता जी ने गुस्से में कहा, ओ जी, मैंने आप पर कब धौ जमाई? आप भी ना कुछ भी बोलते हो। ऐसे दोनों मियाँ बीवी की नोकझोंक शुरू हुई। दूसरी ओर अभिराज के कमरे में कुछ लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर अभिराज एक सोफे पर बैठा था। अभिराज खुराना दिखने में काफ़ी हैंडसम और समझदार है और आज तो वो शादी की शेरवानी में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अभिराज की उम्र 27 साल की है। अभिराज अपने फैमिली बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से संभालता है। अभिराज के एक दोस्त ने उससे पूछा, यार अभी शादी होने के बाद हमें भूलना मत। अभिराज ने हंसते हुए कहा, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तभी उनमें से एक लड़के सुमित ने कहा, अभी तू हमें शहीद होने के बाद पार्टी तो देगा ही। उस कमरे में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे। सबको सुमित की बात समझ तो आ गई और अभिराज को भी सुमित की बात समझ में आते ही उसने कहा, अगर तू मेरा बचपन का दोस्त न होता तो तुझे बताता। तभी कमरे में सविता जी आए और अभिराज से बोले, अभी बेटा जल्दी से नीचे चल, बारात के जाने का समय हो गया है। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। सुमित ने कहा, चल बलि के बकरे, तेरी बलि देने का टाइम आ गया है। अभिराज सुमित को कुछ बोले उससे पहले सुमित कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में अभिराज अपनी बारात वाली जगह पर पहुंचा जहां पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग और बहुत सारी गाड़ियां थी। सविता जी हाथों में पूजा की थाली लिए अभिराज का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिराज आया और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया, सविता जी अभिराज की आरती उतारी और फिर कहा, कल से तू अपनी बीवी के पल्लू से बनकर रहेगा। अभिराज ने हंसते हुए कहा, माँ आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा, आपसे ज़्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। तभी नरेंद्र जी ने कहा, चलो अब देरी हो रही है। और थोड़ी देर में सब बाराती गाड़ी में बैठ गए और अभिराज दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में बंगले से सभी गाड़ियाँ तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। मेहता परिवार में भी आज खुशियाँ छाई हुई थी। अशोक मेहता भी एक बिजनेसमैन है पर नरेंद्र खुराना जैसे नहीं, वो एक छोटी सी कंपनी के मालिक है। अशोक जी ये शादी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो इस शादी के बाद नरेंद्र खुराना के बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। अशोक जी की 2 बेटियां हैं, नेहा और आंचल। नेहा जो कि अशोक जी की सगी बेटी, वहीं आंचल अशोक जी के स्वर्गवासी भाई और भाभी की बेटी है। माँ बाप के जाने के बाद अशोक जी और उनकी पत्नी सुमित्रा ने ही आंचल की देखभाल की थी। अशोक जी ने कभी आंचल को उसकी असली माँ बाप के बारे में बताया नहीं था, इसलिए आंचल उन्हें ही अपने माता पिता मानती है। सुमित्रा जी कहाँ है? आप जल्दी जल्दी तैयार होकर शादी की तैयारियां देखो। अशोक जी ने कहा, ये औरतें भी ना। सुमित्रा जी ने कहा, घर में बहुत नौकर हैं, वो देख लेंगे, मुझे तैयार होने दीजिए। अशोक जी जानते थे सुमित्रा जी को वो तैयार होने में बहुत समय लगता है,
इसलिए आगे कुछ न कहकर अपने कमरे से बाहर चले गए और खुद ही शादी की तैयारियां देखने लगे। दूसरी ओर दुल्हन के कमरे में नेहा और उसके दोस्त और आंचल बैठकर बातें कर रहे थे। आंचल ने नेहा से कहा, दी मैं आपको बहुत याद करूंगी। नेहा ने कहा, मैं भी तुझे बहुत याद करूंगी। नेहा शादी के जोड़े में थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा की उम्र 26 साल, वहीं आंचल 24 साल की थी। आंचल नेहा से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नेहा कभी कभी आंचल से जलती थी। तभी अशोक जी की खुशी से भरी आवाज़ सबको सुनाई दी, सुमित्रा जी कहाँ हो? जल्दी पूजा की थाली लेकर आओ, देखो बारात आ गई है। सुमित्रा जी ने जैसी बारात आने की खबर सुनी, वो जल्दी से पूजा की थाली लेकर घर के गेट पर पहुंची। सब बाराती गाड़ी से उतरकर गेट पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी अभिराज और नरेंद्र जी अशोक जी और सुमित्रा जी के सामने खड़े हुए और सुमित्रा जी अभिराज की आरती उतारती हैं और कहती हैं, हाय मेरा दामाद कितना हैंडसम है, किसी की नज़र ना लगे। तभी अशोक जी ने कहा, अब बारातियों को अंदर भी आने दोगी? अशोक जी ने अभिराज से कहा, आओ बेटा घर के अंदर चलो। थोड़ी देर में सभी बाराती और अभिराज घर के अंदर चले गए। अभिराज एक सोफे पर बैठकर अपने कुछ दोस्तों से बातें करने में बिजी हो गया। नरेंद्र और अशोक जी बिजनेस की बातें करने लग गए और सुमित्रा जी शादी की तैयारियां देखने में। तभी अभिराज के पास कुछ लड़कियां आई और बोली, जीजा जी अपने जूते संभाल कर रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। ऐसा कहकर वो हंसने लगी। तभी पास में बैठे सुमित ने हंसते हुए कहा, आप एक बार बोल दो, हम अपना दिल चुरवाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आज जूते चुराने नहीं देंगे। लड़कियों ने कहा, देख लेंगे, और वहाँ से चली गई। सुमित ने अभिराज से पूछा, अच्छा सुन, ये सब तो तेरी दूर की सालियाँ हैं, तेरी पास की साली कहाँ है? सुमित आंचल की बात कर रहा था। अभिराज के चेहरे की चमक एक चिड़ में बदल गई और वो बोला, भगवान करे वो नकचड़ी मेरी नज़रों के सामने ना आए। सुमित ने कहा, शायद भगवान तेरी सुनने के मूड में नहीं है। वो देख आ गई आंचल, पिंक लहंगे में एक खूबसूरत लड़की उनकी ओर आ रही थी। वो लड़की आंचल थी। सुमित और बाकी लड़के आंचल को देखकर जम से गए और अभिराज के चेहरे पर चिढ़ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन क्यों? अभिराज नेहा को बचपन से जानता था और आंचल को भी। जहां अभिराज नेहा का दोस्त था, वहीं अभिराज और आंचल की एक भी नहीं बनती थी और हर वक्त लड़ते ही रहते थे। आंचल ने अभिराज के पास जाके बोली, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? सुमित ने हंसकर कहा, नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं है। आंचल ने अभिराज से कहा, जीजू आपको कोई तकलीफ? अभिराज को आंचल के मुंह से अपने लिए जीजू सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। अभिराज ने सोचा, मुझे इसके मुंह से अपने लिए जीजू सुनकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अभिराज ने खुद से कहा कि लगता है बचपन से इसके मुंह से अपने लिए अभी ही सुनता आ रहा हूँ, इसलिए जीजू शब्द अजीब लग रहा है। अभिराज ने कहा, तुम मुझे अभी कह सकती हो। आंचल ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मैं आपको जीजू ही कहूँगी, और वहाँ से चली गई। अभिराज ने कहा, कहीं इसके सर पर आज चोट वोट तो नहीं लग गई है? आज इसने मुझसे बहस नहीं की, वरना हर वक्त कचर कचर ही करती रहती है। सुमित ने कहा, अभी तो भी ना हर वक्त इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। आज उनकी बहन की शादी है, वो तुझसे बहस क्यों करेंगी? अभिराज ने कहा, ठीक है तो उसका वकील मत बन। तभी पंडित जी ने कहा, दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुलाएं, और अभिराज मंडप में जाकर बैठ गया और सुमित्रा जी अशोक जी नेहा को लेने उसके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो नरेंद्र जी के पास आए और उन्हें एक कमरे में ले गए और उसके बाद अशोक जी ने सुमित्रा जी को फ़ोन किया और फिर कुछ बोले। फिर अशोक जी ने अपना फ़ोन रख दिया और सुमित्रा जी ने आंचल को नेहा के कमरे में फ़ोन करके बुलाया। सब लोग सोच रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा था। अभिराज परेशान होने लगा। कुछ समय के बाद सुमित्रा जी नेहा को लेकर आई। अभिराज ने नेहा को देखा तो उसकी सभी परेशानी अपने आप खत्म हो गई। सीढ़ियों से उतरती नेहा ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना था और उसके ऊपर नेहा ने चेहरे पर घूंघट रखा था। सुमित्रा जी नेहा को अभिराज के बगल में बैठा दिया और कहा, ये लो आ गई तुम्हारी दुल्हन। अभिराज ने मुस्कुराते हुए नेहा की ओर देखा। सुमित ने कहा, आंटी ये घूंघट? सुमित्रा जी ने कहा, हमारे घर की रीत है, मैंने भी अपनी शादी में घूंघट रखा था। अभिराज ने कहा, कोई बात नहीं है, पर मेरे पापा कहाँ हैं और नेहा के पापा?
तभी अशोक जी और नरेंद्र जी वहाँ पर पहुँचे और कहा, लो आ गए हम। अभिराज ने कहा, आप दोनों कहाँ गए थे? तभी अशोक जी ने कहा, हम कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। नरेंद्र जी ने कहा, अब ज़्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी शादी की रस्म शुरू करो। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हुई। पहले वरमाला, फिर कन्यादान, फिर फेरे, ऐसे शादी पूरी हुई। कुछ समय बाद विदाई हुई और नेहा चली गई खुराना बैंसन। और अभिराज और नेहा खुराना बैंसन के दरवाजे पर खड़े थे। सविता जी ने उन दोनों की आरती उतारी और उन दोनों को घर के अंदर ले आई। सविता जी ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, नेहा बेटा, ये घूंघट क्यों रखा है? तभी नरेंद्र जी ने कहा, नेहा के परिवार की रस्म है। नरेंद्र जी ने एक नौकरानी को बुलाया और कहा, हमारी बहू को उनके कमरे में ले जाओ। नौकरानी ने नेहा से कहा, आइए मैम, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर नेहा को वो नौकरानी अपने साथ ले गई। सभी बाराती पहले अपने घर चले गए थे, बस अभिराज के साथ उसका दोस्त सुमित था। सुमित ने अभिराज को बाय बोलकर वो भी अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद अभिराज अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि बेड पर नेहा घूंघट ओढ़े हुए बैठी है। अभिराज पहले तो डर गया और फिर अभिराज नेहा के पास जाकर बैठ गया और फिर नेहा का घूंघट आया। घूंघट हटाते अभिराज के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान अचानक गुस्से और चिढ़ में बदल गई। अभिराज ने गुस्से में कहा, आंचल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और नेहा कहाँ है? और तुम इस शादी के जोड़े में क्या कर रही हो? अभिराज ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम दोनों बहनें मिलकर मेरे साथ में मजाक? इतना कहते कहते अभिराज की नज़र आंचल की मांग में सजे सिंदूर और गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर पड़ी। अभिराज ने जब ये देखा तो उसने हैरानी से आंचल से पूछा कि ये सब क्या है? मजाक करने की भी एक हद होती है आंचल। अभिराज ने फिर से कहा, आंचल, नेहा कहाँ है? पर आंचल ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर बैठी हुई थी और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। अभिराज ने जब ये देखा तो वो घबरा गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने आंचल से पूछा, नेहा कहाँ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है आंचल? आंचल ने रोते हुए कहा कि वो दी भाग गई हैं। अभिराज ने जैसे ये शब्द सुने तो वो जहाँ खड़ा था वहीं जम सा गया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कह रही हो ना आंचल? आंचल ने कहा, यही सच है। अब मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मेरी आपसे शादी हो चुकी है और आप मेरे पति हो। अभिराज को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इस धोखे की शादी को नहीं मानता, समझी तुम? ऐसा कहकर अभिराज ने आंचल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने घर के हॉल में ले गया और सबको हॉल में बुलाया। पापा, माँ, सब यहाँ आइए। अभिराज की आवाज़ सुनकर नरेंद्र और सविता जी हॉल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आंचल शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी और अभिराज बहुत गुस्से में था। सविता जी तो आंचल को देखकर हैरान रह गई, पर नरेंद्र जी को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। सविता जी को नेहा से ज़्यादा आंचल पसंद थी क्योंकि आंचल एक सुलझी हुई और सबका आदर करने वाली लड़की थी। सविता जी तो ये चाहती थी कि अगर उनके 2 बेटे होते तो वो एक बेटे की शादी आंचल से ही करवाती, पर आज सविता जी आंचल को देखकर हैरान थी और उन्होंने आंचल से पूछा, ये क्या है आंचल, तुम यहाँ, वो भी इस शादी के जोड़े में? क्यों? और नेहा कहाँ है? ये क्या हो रहा है? अभिराज, तुम बताओ कि नेहा कहाँ है? अभिराज ने कहा, आंचल कह रही है कि मेरी इससे शादी हुई है और नेहा भाग गई है। तभी नरेंद्र जी की एक भारी आवाज़ पूरे बंगले में गूंज गई, आंचल जो कह रही है वो सच है, नेहा भाग गई। अभिराज और सविता जी नरेंद्र जी को हैरान होकर देखने लगे। अभिराज ने नरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा, पापा, आप ये सब जानते थे कि शादी के मंडप में नेहा नहीं बल्कि आंचल बैठी है? नरेंद्र जी ने कहा, हाँ, अशोक जी ने मुझे यही बताने के लिए कमरे में ले गए थे और हमने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम दोनों की शादी करवा दी। अब आंचल ही तुम्हारी पत्नी और खुराना खानदान की बहू है। अभिराज ने जब ये सुना तो उसके गुस्से का पारा और बढ़ गया और वो बोला, मैं इस धोखे से हुई शादी को नहीं मानता, मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। मैं आंचल को तलाक दे दूंगा, समझिए आप, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। नरेंद्र जी को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो बोले, नेहा भाग गई है वो और वो कभी वापस नहीं आएगी, समझा तू?
सविता जी ने सारी बात सुनकर कहा, अभिराज बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। आंचल बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों की शादी हो चुकी है और अब आंचल तेरी पत्नी और इस परिवार की बहू है और शादी बच्चों का खेल नहीं होती बेटा, समझ तू। अभिराज ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, हाँ माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि शादी बच्चों का खेल नहीं होती कि घूंघट की आड़ में किसी से भी शादी करवा दी। मेरी जिंदगी का सवाल है। नहीं माँ, मैं शादी को नहीं मानता। नरेंद्र जी ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। अभिराज, तुम्हें पता है कि इस घर में मेरी चलती है और मेरा फैसला ये है कि आंचल इस घर की इज्जत है और घर की इज्जत घर में ही शोभा देती है और मैं नरेंद्र खुराना अपने घर की इज्जत पर दाग लगने नहीं दे सकता, समझा। अगर तूने आंचल को तलाक देने का सोचा भी तो तू भूल जाना कि तेरे कोई माँ बाप भी हैं। अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और हमें भी सोने दो। फिर नरेंद्र जी ने सविता जी की ओर देखते हुए कहा, सविता जी चलिए सोने के लिए, कल आपको बहुत तैयारियां करनी है। कल खुराना खानदान की बहू की मुंह दिखाई है। अभिराज ने कुछ कहना चाहा पर नरेंद्र जी ने उसे अपना हाथ दिखाकर चुप रहने को कहा और वहां से चले गए। सविता जी ने आंचल से कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर वो आंचल को लेकर अभिराज के कमरे में चली गई। सविता जी आंचल को अभिराज के कमरे में लेकर पहुंची और आंचल को बेड पर बैठाकर कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में आंचल थी। आंचल के आंखों में आंसू आ गए और आंचल ने रोते हुए कहा, भगवान ने मेरे साथ क्या मजाक किया है। मेरे होने वाले जीजा जी को मेरा पति बना दिया है। अभिराज तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करता था और अब तो वो मुझसे नफरत करता है। अगर अभिराज मुझे तलाक देगा तो हम दोनों के लिए वही अच्छा रहेगा। हाँ, अभिराज से इस बारे में बात करनी होगी। आंचल ये सब कह ही रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और अभिराज गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे खुलने की आवाज़ इतनी जोर से थी कि एक पल को आंचल डर गई और अपना मुंह चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। कुछ देर बाद आंचल ने अपने चेहरे को ऊपर उठाकर अभिराज को देखा, जो अभी आंचल के सामने खड़ा था और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। आंचल ये देखकर डर गई और बोली, अभिराज, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी माँ ने। इतने में अभिराज ने आंचल की बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हम अपनी नई शुरुआत करते हैं। अभिराज की ये सब बातें सुनकर आंचल चौंक गई। तभी अभिराज ने एक भारी आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये बोलूँगा? एक बात हमेशा याद रखना, तुम भले ही खुराना खानदान की बहू बन गई हो पर अभिराज खुराना की पत्नी कभी नहीं बनोगी। ऐसा कहकर अभिराज बाथरूम की ओर जाने लगा पर तभी आंचल ने अभिराज का हाथ पकड़ लिया। अभिराज ने पीछे मुड़कर देखा तो आंचल ने अभिराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तलाक चाहिए, मुझे इस रिश्ते में बंधकर नहीं रहना है और तुम्हें भी नहीं रहना है इस रिश्ते में। ये सब बातें सुनकर अभिराज ने कहा, क्या तुम भी इस रिश्ते से खुश नहीं हो? आंचल ने अभिराज का हाथ छोड़ते हुए कहा, हाँ। अभिराज ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, ठीक है, तो मैं कल ही तलाक के पेपर तैयार करा देता हूँ। आंचल ने कहा, पर तुम्हारे डैड? अभिराज ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। इतना कहकर अभिराज बाथरूम में घुस गया और आंचल ने भी नहाने के लिए अपने बैग से अपने कपड़े निकाले और अभिराज के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगी। अभिराज के बाथरूम में गए हुए बहुत समय हो गया था पर वो अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आया था। आंचल अब इंतजार करते हुए थक गई और वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगी और बोली, अभी जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। बाथरूम से अभिराज की आवाज़ आए, मुझे नहाने में टाइम लगता है। आंचल ने कहा, अभी मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अभिराज ने कहा, तो मैं क्या करूँ? ये मेरा घर है और बाथरूम भी मेरा है, मेरा इंतजार करना है तो करो, वरना दूसरे कमरे के बाथरूम में जाकर नहा लो। आंचल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अभी मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, समझे तुम? मुझे अभी जल्दी से जल्दी बाहर आओ। अभिराज ने कहा कि मेहमान तो मैं भी था पर तुमने तो मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था ना, भूल गई क्या? आंचल ने चिढ़कर कहा, क्या
तुम मुझसे बचपन का बदला ले रहे हो? अगर हाँ तो मैं उस वक्त छोटी सी बच्ची थी। इतने में ही बाथरूम से अभिराज बाहर आया और आंचल के करीब जाकर उसके कान में बोला, मुझे बदला लेने का कोई शौक नहीं है। इस वक्त अभिराज के बाल भीगे हुए थे और आंचल के कंधे पर अभिराज के बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। आंचल ने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। तभी अभिराज ने कहा, जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और आंचल के रास्ते से हट गया और आंचल बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में आंचल नहाकर बाथरूम से बाहर आई और अपने बाल टॉवल से पोंछने लगी। अभिराज अभी कमरे में नहीं था। आंचल ने अपने बाल सुखाए और कमरे में रखे एक सोफे पर बैठ गई। तभी कमरे में अभिराज आया। उसकी नज़र आंचल पर पड़ी। आंचल ने भी अभिराज को देखा। अभिराज के हाथ में 2 प्लेट थी जिसमें खाना था। अभिराज आंचल के पास आकर सोफे पर बैठ गया और एक खाने की प्लेट आंचल के सामने रख दी। अभिराज ने खाना खाना शुरू किया और आंचल ने भी अभिराज ने खाना खाते हुए कहा, सुनो, मैंने अभी लॉयल से बात की है तो उन्होंने कहा अभी तलाक के पेपर तैयार नहीं हो सकते, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आंचल ने कहा, पर क्यों, तलाक के पेपर तैयार नहीं हो सकते हैं? ये क्या बात हुई? अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि 1 महीने के बाद हमारा तलाक होगा, तब तक मुझे तुम्हें झेलना पड़ेगा। आंचल को ये झेलने वाली बात पर गुस्सा आ गया और वो चिढ़कर बोली, ओ हेलो, तुम्हें मुझे झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मुझे तुम्हें झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कितने लापरवाह हो। ठीक है। अभिराज जो खाना खा रहा था अपनी प्लेट सामने रखे टेबल पर पटक कर बोला, मुझसे बड़ी लापरवाह तो तुम हो, और हाँ मैंने नहीं कहा था मुझसे शादी करने के लिए। आंचल शादी की बात सुनकर चुप हो गई और अपनी प्लेट भी टेबल पर रख दी। फिर अभिराज ने कुछ सोचते हुए कहा, नेहा क्यों भागी, क्या वो किसी और से प्यार करती थी? आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि माँ ने मुझे दी के कमरे में बुलाया था और दी के भागने के बारे में बताया और मुझे अपनी कसम देकर शादी करने को कहा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है कि दी कहाँ गई है। माँ के कहने पर और दोनों परिवार को इज्जत का सवाल था तो मैं क्या करती। अभिराज ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कमाल की बात है ना, तुम्हें कसम मिली और मुझे धोखा। कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद हम दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। आंचल ने कहा, थैंक यू अभी मेरी बात समझने के लिए। अभिराज सोफे से उठकर बेड पर लेट गया और कहा, लाइट बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। आंचल झट से सोफे से उठकर बोली, पर मैं कहाँ सोऊंगी? अभिराज ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, हमारे बंगले के बाहर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, तुम उसके ऊपर सो जाओ। ठीक है, वहाँ इतना बड़ा सोफा दिखाई नहीं दे रहा, उस पर सो जाओ। आंचल ने कहा, क्या? अभिराज ने कहा, क्या क्या लगा रखा है, सोना है तो सो, वरना पहला ऑप्शन है नीम के पेड़ वाला। मुझे नींद आ रही है, जल्दी से लाइट बंद कर दो। आंचल ने कहा, पर मैं सोफे पर कैसे सो सकती हूँ? अभिराज ने कहा, तुम लड़कियाँ कहती हो ना, नारी सब पर भारी, अब सोफे पर भारी पड़ो। ठीक है। तभी आंचल ने कुछ सोचा और मुस्कुराते अभिराज की ओर बढ़ने लगी। अभिराज ये देखकर चौंक गया और कहा, ये क्या कर रही हो? आंचल ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं क्या सोच रही थी कि ऐसा कहकर वो अभिराज के ऊपर झुक गई। अभिराज ने हकलाते हुए कहा, आंचल तुम ये क्या कर रही हो? तभी आंचल ने कहा, अपने लिए तकिया ले रही हूँ और चादर भी। और इतना कहकर आंचल ने 2 तकिया और अभिराज के ऊपर से चादर खींचकर ले जाने लगी। तभी अभिराज ने चादर का एक कोना पकड़कर कहा, ये चादर मेरी है, और चादर खींचने लगा। आंचल ने भी चादर खींचते हुए कहा, मैं कैसे सोऊंगी, बहुत ठंड है, छोड़ो चादर को। अभिराज ने भी चादर खींचते हुए कहा, मैं क्या पत्थर का हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती, और चादर को जोर से अपनी ओर खींचा। आंचल ने भी चादर का कोना कसकर पकड़ रखा था, इसलिए अभिराज के खींचते आंचल भी अभिराज के ऊपर गिर गए। अभिराज और आंचल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन सकते थे। आंचल अभिराज की छाती पर गिरी हुई थी और अभिराज के दोनों हाथ आंचल के कमर पर थे। कुछ देर तक आंचल और अभिराज एक दूसरे के आंखों में खो से गए। थोड़ी देर बाद अभिराज ने कहा, मैंने तुम्हें सोफे पर सोने के लिए कहा था, मुझ पर नहीं, हटो यहाँ से, हटो। आंचल अभिराज के ऊपर से हटकर खड़ी हुई और कहा, मैं जानबूझकर नहीं गिरी थी, तुमने मुझे अपनी ओर खींचा, समझे तुम?
अभिराज ने कहा, मैंने सिर्फ चादर खींची थी, समझी। आंचल ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे चादर दो, मैं सोफे पर सोने जा रही हूँ। अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैं क्या करूँ, मैं ठंड से मर जाऊँ, ये चादर नहीं मिल सकती, वैसे ही सो जाओ, ठीक है। आंचल बहुत थक चुकी थी, इसीलिए उसने अभिराज से ज़्यादा बहस नहीं की और एक तकिया उठाकर सोफे पर सोने चले गई। अभिराज ने भी लाइट बंद करके चादर ओढ़कर सो गया। आधी रात में अभिराज की नींद खुल गई और उसने अपनी करवट बदल ली और अभिराज की नज़र ठंड में ठिठुरती हुई आंचल पर पड़ी, जो सोते ठंड से कांप रही थी। अभिराज ने अपने मन में सोचा, ठंड तो बहुत है। ऐसा सोचकर अभिराज बेड पर से उठा और बेड पर पड़ी चादर उठाकर आंचल के पास जाकर आंचल के ऊपर वो चादर ओढ़कर फिर से अपने बेड पर लेट गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब आंचल नींद से उठी तो उसने पाया कि उसके ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। आंचल बेड की ओर देखा तो अभिराज वहाँ पर नहीं था। आंचल को बाथरूम से पानी के बहने की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि अभिराज नहा रहा है। वो सोफे से उठ गई और अपने लिए कपड़े निकालने लगी। तभी वहाँ पर सविता जी आई और आंचल से बोली, गुड मॉर्निंग आंचल बेटा। आंचल ने सविता जी की ओर देखा तो आंचल ने उनके पैर छुए और कहा, गुड मॉर्निंग आंटी जी, आप यहाँ। सविता जी ने कहा, अरे आंचल बेटा, तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हारी सास, तुम अब मुझे आंटी नहीं बल्कि माँ बोलोगी, ठीक है। आंचल ने कहा, पर आंटी। सविता जी ने आंचल की बात काटते हुए कहा, बोला ना माँ बोलो मुझे। आंचल ने कहा, ठीक है माँ, पर आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं कि दी की जगह पर। इतने में सविता जी ने कहा, नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी, बल्कि मैं तो चाहती थी कि तुम इस घर की बहू बनकर आओ। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये लो, आज तुम्हारी मुँह दिखाई है और तुम ये साड़ी और गहने ये पहनोगी, ठीक है। इतना कहकर सविता जी ने अपने हाथ में रखा सामान आंचल के हाथ में पकड़ा दिया और बोली, अच्छे से तैयार होना, और वहाँ से चले गई। आंचल ने अपने हाथ में रखे सामान को देखकर बोली, ये क्या हो रहा है। तभी कमरे के बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अभिराज बाहर आया तो आंचल ने उसे देखा। अभिराज ने एक टॉवल लपेटा हुआ था। अभिराज के गीले बालों से पानी टपककर उसके शरीर पर गिर रहा था। ये नज़ारा काफ़ी आकर्षक लग रहा था, इसीलिए आंचल की नज़रें कुछ देर तक अभिराज पर टिक गई। तभी अभिराज ने आंचल के करीब बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ आंचल, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। आंचल ये देखकर घबरा गई और बोली, तुम रुको वहीं पर। अभिराज ने आंचल के पास जाकर कहा, क्या हुआ, मैंने अपने कपड़े नहीं पहने हैं क्या। और आंचल के पीछे वाली अलमारी से अपने कपड़े निकालकर फिर बाथरूम में चला गया और आंचल ने अपना हाथ अपने सर पर रखकर कहा, भगवान। थोड़ी देर में अभिराज बाथरूम से बाहर आया। अभिराज ने लाल रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का पायजामा पहना हुआ था और जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। पर इस बार आंचल ने बिना अभिराज की ओर देखे हुए बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद आंचल बाथरूम से बाहर आई और शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। अभी अभिराज कमरे में नहीं था। आंचल ने बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहनी थी और बहुत हल्का मेकअप किया था और हाथों में लाल रंग का चूड़ा और गले में एक सिंपल सा मंगलसूत्र पहना था। आंचल को गहने पहनने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए उसने मंगलसूत्र के अलावा कोई गहना नहीं पहना था और मांग में सिंदूर लगा रखा था। आंचल बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तभी कमरे में अभिराज आया, जिसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। अभिराज की नज़र जैसी आंचल पर पड़ी और अभिराज की नज़र आंचल पर जम सी गई। आंचल ने भी अभिराज को देखा तो उसकी आंखें भी अभिराज पर टिक गई और थोड़ी देर तक दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहे। एक दूसरे को देखने का सिलसिला तब खत्म हुआ जब अभिराज का हाथ कॉफ़ी के कप पर लगा और अभिराज को जलन का एहसास हुआ। अभिराज के मुंह से आह निकल गई और उसने कॉफ़ी का कप टेबल पर रख दिया। आंचल जल्दी से अभिराज के पास गई और अभिराज का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ, तुम कितने लापरवाह हो, ज़्यादा जला तो नहीं। आंचल अभिराज के हाथ को देखने लगी और अभिराज आंचल को देखने लगा कि तभी आंचल अभिराज को जैसे होश आया और उसने आंचल से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। अभिराज की ये बात सुनकर आंचल ने कहा, कल रात मुझ पर चादर किसने उड़ाई थी। अभिराज ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ हाँ, मुझे कुछ
कुछ याद आया, तुम चोरनी हो ना? कल रात तुमने मेरे ऊपर से चादर उठाकर खुद सो गई और मैं ठंड में ठिठुरता रहा। तुम कितनी मतलबी लड़की हो। आंचल को कुछ समझ में नहीं आया और वो बोली, मैंने रात में उठकर तुम्हारी चादर ले ली। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी वहाँ पर नरेंद्र जी आ गए और बोले, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र जी की आवाज़ सुनकर अभिराज और आंचल उनकी ओर देखने लगे। फिर आंचल ने नरेंद्र जी के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र जी ये देखकर बहुत खुश हुए और आंचल के सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो आंचल बेटा। और आंचल, अभिराज तुम्हारे साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है? आंचल ने पहले तो अभिराज की ओर देखा, फिर नरेंद्र जी से कहा, नहीं, वो मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर रही है। नरेंद्र जी ने आंचल से कहा, नहीं, वो मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र जी ने आंचल से कहा, अगर करे तो मुझे बताना। ठीक है। फिर अभिराज को देखते हुए कहा, अभी चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभिराज ने कहा, ठीक है डैड। और नरेंद्र जी और अभिराज कमरे के बाहर चले गए। अभिराज और नरेंद्र जी के जाने के बाद आंचल ने चैन की सांस ली और कहा, मिसबिहेव? उफ। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। दूसरी ओर अभिराज नीचे हॉल में आ गया और उसने अपने दोस्त को देखा। जैसे ही सुमित ने अभिराज को देखा तो वो अभिराज के पास आया और कहा, हेलो माय बॉय, कैसी कटी पहली रात भाभी के साथ? इतना कहकर वो हंसने लगा। अभिराज ने सुमित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। सुमित भी जाकर सोफे पर बैठ गया और अभिराज से कहा, क्या हुआ तुझे? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? पर अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित ने कहा, अरे यार, तू उदास क्यों है? अच्छा ये तो बता, भाभी के साथ आंचल भी आई है? अभिराज ने घूरते हुए सुमित को देखा। सुमित ने कहा, ऐसा घूर क्यों रहा है? अच्छा सुन, भाभी से बोलकर आंचल का नंबर दिला दे मुझे, आंचल बहुत पसंद है। अभिराज को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जब आंचल आएगी तब खुद ही उसका नंबर पूछ लेना। सुमित ने कहा, आंचल यहाँ है? वो भाभी के साथ आई होगी। अभिराज ने कहा, हाँ, कल से आंचल मेरे कमरे में है। सुमित ने अभिराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा, इसीलिए तू उदास है, अब समझ में आया। अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी उसी कमरे में था। सुमित ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? अभिराज ने, जो तूने सुना। सुमित हैरान होकर अभिराज को देखने लगा। तभी अभिराज ने कहा, अभी भी आंचल मेरे कमरे में तैयार हो रही है। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो अभिराज ने कहा, तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर रुक, तुझे सब समझ में आ जाएगा। दूसरी ओर आंचल के कमरे में एक नौकरानी ने आंचल के लिए खाना लेकर जाती है। थोड़ी देर में बंगले में मेहमान आने शुरू हो गए। सविता जी मेहमानों के स्वागत में लग गई। एक औरत ने सविता जी से कहा, बधाई हो सविता जी, आप तो सास बन गई हो। सविता जी ने हंसते हुए कहा, थैंक यू जी, पर मैं सास नहीं बनी, बल्कि मैं तो एक बेटी की माँ बन गई हूँ। दूसरी औरत ने कहा, अरे सविता जी, अपनी बहू का चेहरा कब दिखाओगे? सविता जी ने कहा, मैं अभी जाकर अपनी बहू को लेकर आती हूँ। ठीक है। और ऐसा कहकर वो आंचल को लेने चले गए। तभी औरतों ने अभिराज को देखा तो एक औरत ने अभिराज से कहा, अरे बेटा, बधाई हो। और सुमित, तो कब शादी करेगा? तभी अभिराज का फ़ोन आया और वो फ़ोन पर बात करने के लिए उन लोगों से दूर चला गया। सुमित ने अपने मन में कहा, ये अभी तो बच गया, पर अब मैं क्या करूं? तभी एक औरत ने कहा, तू कहे तो मैं अपनी बेटी। इतने में सुमित ने उस औरत की बात काटते हुए कहा, आंटी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, तो मैं जाऊं? इतना कहकर वो वहां से चला गया और थोड़ी देर में सविता जी आंचल को लेकर आए और उसे एक चेयर पर बैठा दिया। आंचल के चेहरे पर घूंघट था। थोड़ी देर में सभी औरतें आंचल के सामने खड़ी हो गई और सुमित और अभिराज भी वहाँ पर आ गए। सविता जी ने कहा, अब मैं अपनी बहू की मुँह दिखाई शुरू करती हूँ, और आंचल का घूंघट हटाने लगी। पर तभी एक औरत ने कहा, अरे सविता जी, आप कितनी पुराने जमाने की बात कर रही हो? अब तो अभिराज बहू का घूंघट हटाएगा। और अभिराज की ओर देखते हुए कहा, क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? बेटा जाओ, अपनी पत्नी का चेहरा दिखाओ हमें। अभिराज ने अपने मन में कहा, क्या मुसीबत है? सविता जी ने कहा, आओ बेटा। सुमित ने कहा, जाना अभी। अभिराज मन मारकर आंचल के पास गया और आंचल का घूंघट हटाया। घूंघट हटते ही सुमित के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और सुमित ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? अभिराज की पत्नी आंचल, ये कैसे हो सकता है?
दूसरी ओर औरतों ने आंचल को देखते हुए कहा, वाह सविता जी, चांद जैसी बहू पाई है आपने तो। एक औरत ने अभिराज से कहा, बेटा बहुत भाग्यशाली है तू, जो तुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। औरत की बात सुनकर अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए उसे ताना मारते हुए टोन में कहा, हाँ आंटी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस जैसी पत्नी मिली है। औरतों ने कहा, फिर दे उसे उसकी मुँह दिखाई का गिफ्ट। अभिराज ने सविता जी की ओर देखा तो सविता जी ने अपने हाथ में रखा एक हार का डिब्बा आंचल को देकर कहा, ये लो आंचल, अभी की तरफ से तुम्हारी मुँह दिखाई का गिफ्ट। तभी अभिराज का फोन आया और वो बात करने के लिए चला गया और औरतें आंचल की मुंह दिखाई करने लगी। अभिराज ने लिफाफे को पढ़कर नरेंद्र जी से कहा, डैड ये क्या है? नरेंद्र जी ने कहा, अभी बेटा तुम परसों मसूरी जा रहे हो। अभिराज ने कहा, पर डैड क्यों? नरेंद्र जी ने कहा, अपने हनीमून के लिए। हनीमून? आंचल और अभिराज ने एक साथ कहा। नरेंद्र जी ने कहा, हाँ हनीमून। अभिराज ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। नरेंद्र जी ने कहा, मैंने पूछा नहीं है, बताया है, अपनी पैकिंग कर लेना। अभिराज कुछ और कह पाता इससे पहले नरेंद्र जी उन दोनों के सामने से चले गए। अभिराज ने गुस्से से आंचल को देखते हुए कहा, मुंह में सांप घुस गया था, तुम बोल नहीं सकती थी डैड से कि तुम्हें नहीं जाना है। आंचल ने अभिराज को घूरते कहा, दही तो तुम्हारे मुंह में जम गई थी क्या? बोल देते मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना ही, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। जहाँ तक रही मेरी बोलने की बात, तो सुनो, जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरी बात खाक मानते। अभिराज ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, अब ये सोचो कि इस हनीमून की बला से कैसे बचे। आंचल ने अभिराज से कहा, तुम अपनी माँ से क्यों नहीं बात करते थे? अभिराज ने एक फेक मुस्कान आंचल को देखते हुए कहा, आंचल तुम्हें पता है कि मुझे ना बचपन में लगता था कि तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ है। आंचल ने अभिराज कर देखते हुए कहा, तो फिर आज क्या लगता है कि मेरे पास दिमाग है? अभिराज ने आंचल के सवाल का जवाब इस तरह दिया कि आंचल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे आज यकीन हो गया कि तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है। अभिराज ने कहा, वो हमसे क्या बोलेंगे कि हम हनीमून पर नहीं जाना चाहते? तो वो पूछेंगी क्यों नहीं जाना चाहते, तो हम बोलेंगे कि हम 1 महीने बाद तलाक ले रहे हैं। फिर वो डैड को बता देंगी और फिर डैड मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी मॉम डैड की हर बात मानती हैं। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए कहा, तुमने कहा कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैंने बस इतना ही कहा था कि माँ से इस बारे में बात कर लो और तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा। अभिराज ने कहा, मैंने कब कहा? आंचल ने बेड से तकिया उठा कर कहा, तुम्हारे बोलने का मतलब तो यही था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और अभिराज के और तकिया जोर से फेंका। अभिराज ने तकिए को कैच कर लिया और कहा, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम बेवकूफ़ हो तो हो। और फिर से तकिया आंचल की ओर फेंक दिया और आंचल ने तकिया कैच किया और बोली, मैं नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ के बादशाह। और इतना कहकर तकिया अभिराज की ओर फेंका। अभिराज ने तकिया कैच करते हुए, इतना ही कह रही हो तो तुम क्यों नहीं जाती मॉम से बात करने के लिए? और फिर तकिया आंचल की ओर फेंका, पर इस बार आंचल तकिए को कैच नहीं कर पाई और तकिया उसके चेहरे पर लग गया और आंचल की आंखों पर भी थोड़ा सा लग गया। आंचल ने अपने हाथ से अपनी एक आंख दबा कर कहा, मेरी आंख में कुछ चला गया। अभिराज ने जब ये देखा तो वो आंचल के पास आया और उसके दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए उसे बैठा दिया और कहा, आंचल कहाँ लगी, दिखाओ मुझे। आंचल ने गुस्से से अभिराज को खुद से दूर ढकेल दिया और कहा, दूर रहो मुझसे, पहले खुद चोट देते हो और फिर बाद में कहते हो कहाँ लगी। अभिराज फिर से पास आया और उसने आंचल का हाथ आंचल के आँख से हटाया और कहा, पहले तुमने मुझे तकिया मारा था। और इतना कहकर वो आंचल की आंख देखने लगा और आंख में फूंक मारना शुरू किया। अभी आंचल और अभिराज बहुत करीब थे। आंचल की दिल की धड़कन तेज हो गई। जब भी आंचल अभिराज के करीब होती थी तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती, पर आंचल इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। थोड़ी देर बाद अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? आंचल ने कहा, अब ठीक है। तभी कमरे में सविता जी आई और आंचल और अभिराज को एक साथ बेड पर बैठे हुए देखकर बहुत खुश हुई। अभी आंचल और अभिराज एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला कि उनके कमरे में सविता जी आई हैं। सविता जी ने खांसने का नाटक करते हुए कहा, सॉरी बेटा, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा बेटा अब शादीशुदा है और मैं बिना नॉक के कमरे में चली आती हूँ। जब आंचल और अभिराज ने सविता जी की आवाज़ सुनी तो वो दोनों बेड से उठ गए और बोले, आप यहाँ?
अभिराज ने सविता जी से कहा, मॉम मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। जाते जाते अभिराज ने आंचल को ऑल द बेस्ट का साइन दिखा दिया और फेक मुस्कान भी दी। आंचल अभिराज की बात समझ गई थी। आंचल भी थोड़ी थोड़ी अभिराज को समझने लगी थी। आंचल ने सविता जी से कहा, अच्छा हुआ माँ आप यहाँ आ गई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सविता जी ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। हनीमून के बारे में ना आंचल ने सोचा कि सविता जी उसे हनीमून पर नहीं भेजेंगे, पर तभी सविता जी ने आंचल को बेड पर बैठा कर कहा, मैंने सुना है कि मसूरी में बहुत ठंड होती है, इसीलिए गर्म कपड़े ले जाना मत भूलना, और मेरे बेटे को जल्दी ठंड लग जाती है, उसका ख्याल रखना ठीक है, और अपना भी। ऐसा कहकर वो जाने लगी तो आंचल ने उनसे कहा, माँ अगर मैं नहीं जाना चाहती तो सविता जी ने आंचल को बड़े प्यार से कहा, हर चीज़ हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होती, और कमरे से बाहर चली गई। आंचल ने अपना हाथ अपने सर पर रखकर कहा, भगवान ये क्या हो रहा है। कुछ समय बाद शाम के 6 बज गए थे और आंचल अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसने कुछ सोचा और कमरे से बाहर आकर नीचे हॉल में आ गई। नीचे हॉल में आते उस एक नौकरानी मिली। उस नौकरानी ने आंचल से बड़े आदर से कहा, गुड इवनिंग मैम, आपको कुछ चाहिए। आंचल ने कहा, नहीं मैं तो बस कमरे में बोर हो रही थी इसीलिए टहलने के लिए आ गई। नौकरानी ने कहा, मैम आप बाहर गार्डन में जाइए, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। आंचल ने भी बड़े आदर से नौकरानी से कहा, क्या आप मुझे गार्डन में ले जाएंगे। नौकरानी ने कहा, जी ज़रूर मैम आइए। और वो दोनों बंगले के बाहर गार्डन में आ गए। गार्डन बहुत ही बड़ा था, तरह तरह के फूल और पेड़ लगे थे और गार्डन बहुत ही सुंदर था। आंचल कभी अभिराज के घर नहीं आई थी, इसीलिए उसके घर के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए वो गार्डन को देखकर आकर्षित हो गई और वहीं पर रखे हुए एक बेंच पर बैठ गए और वहाँ लगे फूलों को निहारने लगी। ऐसे बैठे बैठे रात के 8 बज गए और डिनर का टाइम हो गया और एक नौकरानी ने आंचल को डिनर करने के लिए बुलाया। आंचल भी डिनर करने के लिए बंगले के अंदर चली गई और डाइनिंग टेबल के पास पहुंची और सविता जी जो खाना परोस रही थी उनसे कहा, माँ बैठिए मैं खाना परोस देती हूँ। सविता जी ने कहा, नहीं बेटा मैंने खाना परोस दिया है, बस तू ही बची है, तो बैठ मैं तेरे लिए भी खाना परोस देती हूँ। आंचल ने कहा, ठीक है माँ, और एक चेयर पर बैठ गई और अपने लिए खाने की प्लेट निकाली और सविता जी ने आंचल को खाना परोसा और खुद भी डिनर करने के लिए बैठ गई और डिनर करने लगी। आंचल ने नोटिस किया कि डाइनिंग टेबल पर अभिराज नहीं है, तो उसने सविता जी से पूछा, माँ वो अभी तभी नरेंद्र जी जो खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा वो अभी तो कहीं बाहर गया है, तुम कहो तो मैं उसे घर फ़ोन करके बुला लूँ। आंचल ने कहा, नहीं उन्हें कोई काम होगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, और अपना डिनर करने लगी। थोड़ी देर में सबने डिनर कर लिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए और आंचल भी अपने कमरे में चली गई और सोफे पर बैठ गई। खुद से बोली, अभी अब तक नहीं आया, चलो अच्छा ही है, आज मैं बेड पर सो जाती हूँ, वैसे भी कल रात सोफे पर सोकर मेरी गर्दन अकड़ गई। और ऐसा कहकर वो कमरे की लाइट बंद करके बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। अगली सुबह 7:30 बजे जब आंचल ने नींद में अपने हाथ फैलाए तो उसका हाथ किसी के बाजू पर लगा। उसने अपने बगल में देखा तो उसके बगल में अभिराज सोया हुआ था और उसने आंचल की कमर कसकर पकड़ रखी थी जैसे आंचल एक तकिया हो। आंचल ने अपनी आंख मलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और अभिराज की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी तो अभिराज की भी नींद टूट गई और उसने जब आंचल को अपने बगल में पाया तो वो झट से आंचल से दूर होकर बेड से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही थी। तुम तो सोफे पर सोती हो, फिर बेड पर क्या कर रही हो। अभिराज ने आंचल को घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैंने सोफे पर सोने को कहा था, फिर तुम यहाँ कैसे। आंचल को कुछ कहने को नहीं हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि इस बार गलती उसकी है, तो आंचल ने बात बदलते हुए कहा, तुम कल रात घर नहीं आए तो मैं बेड पर सो गई क्योंकि सोफे पर मेरी गर्दन अकड़ गई थी, पर तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि कोई बेड पर सोया हुआ है। अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, कल रात मैं देर से घर आया था और मैं बहुत थक गया था, मैंने सोचा कि तुम सोफे पर सो रही होगी तो मैं अपने बेड पर आकर लेट गया और कमरे की लाइट भी बंद थी और मुझे ध्यान
ध्यान से देखो, मैंने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं। आंचल ने कहा, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभिराज ने कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आंचल ने मुझे सॉरी बोला और हंसने लगा। आंचल को ये देखकर चिढ़ हो गई और बोली, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मैंने कोई मजाक किया है? और बेड पर से उठकर अभिराज के सामने खड़ी हुई। अभिराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से सॉरी सुनना ही एक मजाक से कम थोड़ी ना है। आंचल को गुस्सा आ गया और वो अपने पहनने के लिए कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अभिराज ने अपना फ़ोन टेबल से उठाया और बेड पर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर बाद आंचल बाथरूम से आई और शीशे के सामने तैयार होने लगी। अभिराज अभी भी बेड पर बैठा था और अपने फ़ोन में घुसा था। अभिराज ने फ़ोन में देखते हुए आंचल से कहा, सो मॉम से बात हुई? आंचल ने अपने बाल सुखाते हुए कहा, किस बारे में? अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, और किस बारे में? हनीमून के बारे में। आंचल ने कहा, तुमने ठीक कहा था, माँ नहीं मानी। अभिराज ने अपने फ़ोन को साइड में रखा और बेड से उठकर आंचल के पास गया और बोला, मैंने तो पहले ही कहा था उनसे। देखा कि आंचल अपने टॉवल से बाल सुखा रही है। उसने कहा, ये क्या कर रही हो? आंचल ने अभिराज कर देखते हुए कहा, नाच रही हूँ, तुम भी नाचोगे क्या? अभिराज ने हंसकर कहा, नहीं, ये पागलों वाली हरकतें तुम ही करो। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम टॉवल से बाल क्यों सुखा रही हो? हेयर ड्रायर है ना, वहाँ पर ही रखा है। और ऐसा कहकर उसने हेयर ड्रायर उठाकर हेयर ड्रायर को चालू किया और आंचल के चेहरे पर हेयर ड्रायर से हवा करने लगा। हवा तेज होने के कारण आंचल की आंखें बंद हो गई और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। आंचल ने गुस्से से कहा, इसे बंद करो, और अभिराज के हाथ से हेयर ड्रायर छीनने की कोशिश करने लगी पर छीन नहीं पाई। अभिराज आंचल को परेशान होते देख हंसने लगा और थोड़ी देर बाद उसने हेयर ड्रायर बंद कर दिया और आंचल के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, अब तुम परफेक्ट लग रही हो। और इतना कहकर वो बाथरूम में चला गया। आंचल ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसके बाल बिखरे हुए थे। आंचल ने गुस्से से हेयर ड्रायर को नीचे पटक कर कहा, अभी ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी, देख लेना। और फिर से अपने बालों को संवारने लगी। थोड़ी देर में जब वो तैयार हुई तो वो कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर आकर वो नीचे हॉल में आ गई। हॉल में नरेंद्र जी और सविता जी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। आंचल ने कहा, गुड मॉर्निंग। सविता जी और नरेंद्र जी ने भी आंचल को भी गुड मॉर्निंग विश किया और उसे चाय पीने को कहा। सविता जी ने आंचल से कहा, आओ बेटा बैठो, हमारे साथ चाय पियो। आंचल भी उन लोगों के साथ बैठ गई और सविता जी ने आंचल को चाय का कप दिया। नरेंद्र जी ने कहा, बेटा अभी कल रात को घर आया था। आंचल को अभिराज का नाम सुनते ही गुस्सा आ गया पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, हाँ, वो कल रात को घर आ गए थे, और अपनी चाय पीने लगी। सविता जी ने आंचल को बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आंचल ने कहा, जी हाँ माँ, मुझे याद है। सविता जी ने आंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत खूब बेटा, तो क्या बनाओगे अपनी पहली रसोई में? आंचल ने चाय का कप टेबल पर रख कर कहा, जो आप कहें। तो सविता जी ने कहा, खाना नौकर बना देंगे, तुम सिर्फ मीठा बना देना, ठीक है? आंचल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, माँ मुझे किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सविता जी ने आंचल से बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुझे बता दूंगी, तो चल मेरे साथ। ऐसा कहकर सविता जी और आंचल सोफे पर से उठे और किचन में चले गए। और किचन में जाकर सविता जी ने आंचल को किचन के बारे में बताया। दूसरी ओर हॉल में अभिराज तैयार होकर आया और सोफे पर बैठ गया और एक नौकर से अपने लिए एक कप कॉफ़ी मंगवाई और उसके बाद अपने फ़ोन पर लग गया। नरेंद्र जी जो कि पास में ही बैठे थे, उन्होंने कहा, अभिराज ने अपना फ़ोन साइड में रखकर कहा, जी डैड क्या हुआ? नरेंद्र जी ने कहा, बेटा कल तुम लोग मसूरी जा रहे हो तो वहाँ हमारा गेस्ट हाउस है, तुम लोग वहाँ ही ठहरना, ठीक है? अभिराज ने ना चाहते हुए भी कहा, जी डैड। तभी एक नौकर अभिराज के लिए कॉफ़ी लेकर आया और अभिराज को कॉफ़ी दी। अभिराज ने कॉफ़ी पीनी शुरू की और नरेंद्र जी से कहा, डैड मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। नरेंद्र जी ने कहा, अभी रुक तो सही, नाश्ता करके जा, आंचल की पहली रसोई है। अभिराज ने कहा, पर डैड
नरेंद्र जी ने कहा, परवर कुछ नहीं, तू नाश्ता करेगा। अभिराज भी अब चुप हो गया और नाश्ता बनने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में नाश्ता बनकर तैयार हो गया और घर के नौकरों ने नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर सजाया और अभिराज और नरेंद्र जी और सविता जी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आंचल ने सबको नाश्ता परोसा और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। नरेंद्र जी ने नाश्ता देकर कहा, अरे वाह, आज तो खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। सविता जी ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, अच्छी क्यों नहीं होगी, आज पूरा नाश्ता हमारी बहू ने अपने हाथों से जो बनाया है, मैंने तो सिर्फ मीठा बनाने को कहा था, लेकिन इसने सारा नाश्ता खुद ही बनाया है। अभिराज ने कहा, अब हम नाश्ता कर सकते हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, हाँ खाइए ना, और सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर में सबने नाश्ता किया और आंचल की तारीफ भी की, पर अभिराज नाश्ता करते ही जाने लगा। आंचल ने अभिराज को रोकते हुए कहा, अभी रुकिए, अभी तो मीठा बाकी है, मैंने गाजर का हलवा बना कर रखा है, उसे खाकर जाइए प्लीज़। पर अभिराज को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, उसने मना किया, पर नरेंद्र जी ने अभिराज को गाजर का हलवा खाने का ऑर्डर दे दिया। आंचल जल्दी से जाकर किचन से सबके लिए गाजर का हलवा लाई और सबको दे दिया और अभिराज को गाजर का हलवा देते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा, आप ये गाजर का हलवा पूरा खाएंगे तो। नरेंद्र जी ने हलवा खाते हुए कहा, क्यों नहीं खाएगा ना गाजर का हलवा, क्यों नहीं खाएगा, तो इसे बहुत पसंद है गाजर का हलवा, और आज तो बना ही बहुत अच्छा है, अभी खाकर बताना कैसा बना है। अभिराज ने हलवे की एक चम्मच अपने मुंह में डाली तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि आंचल ने अभिराज के लिए गाजर के हलवे में बहुत तेज लाल मिर्च पाउडर डालकर अभिराज को दिया था, जिसकी वजह से अभिराज का पूरा मुंह जल रहा था। उसको बहुत तेज मिर्च लग रही थी, लेकिन वो गुस्से से आंचल की तरफ देख रहा था। अभिराज ने आंचल को गुस्से से लाल आंखों से देखा। तभी नरेंद्र जी ने कहा, क्या हुआ, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सच में आंचल बेटा, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम। सविता जी ने कहा, हाँ सच में बहुत अच्छा खाना बनाता आज का। नरेंद्र जी ने अभिराज से कहा, क्या हुआ तुझे, खा क्यों नहीं रहा है? नरेंद्र जी ने आंचल से कहा, बेटा तू खिला देना। आंचल ने झटपट से अभिराज की कटोरी ले ली और एक बड़ा सा चम्मच गाजर के हलवे का अभिराज के मुंह में घुसा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है? अभिराज का मुंह और ज़्यादा जलने लगा और उसने जैसे तैसे बोला, अच्छा है, और वहाँ से चला गया। अभिराज वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आंचल ने अपने मन में कहा, अभी देख लिया मेरा बदला, अब मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचोगे कि क्यों मैंने आंचल से पंगा लिया। और मन ही मन हंसने लगी और सोचा कि चलो अभी की हालत देखकर मजे लेते हैं, और सविता जी से कहा, माँ मैं अभी आती हूँ, और ऐसा कहकर वो ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। कमरे में पहुंचकर उसने जो कुछ भी देखा उससे वो घबरा गई। उसने देखा कि अभिराज बेड पर करवटें बदल रहा था और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और वो जोर जोर से खांस रहा था, और सबसे बड़ी बात, अभिराज के मुंह से खून निकल रहा था। आंचल जल्दी से अभिराज के पास गई और उसने अभिराज का सर अपनी गोद में रखा और घबराते हुए कहा, अभी क्या हुआ तुम्हें? और अपने साड़ी के पल्लू से अभिराज के मुंह पर लगा खून पहुंचने लगी और फिर सविता जी को आवाज़ लगाई, माँ इधर आइए जल्दी, माँ जल्दी आइए। आंचल की आवाज़ सुनकर सविता जी और नरेंद्र जी दौड़ते हुए आंचल के कमरे में आए और अभिराज की हालत देखकर वो भी घबरा गए, और सविता जी अभिराज के पास जाकर बैठ गए और रोने लगी, और उन्होंने रोते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बेटे को? हे भगवान, ये क्या हुआ? आंचल ने कहा, माँ भी को क्या हुआ है, उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? नरेंद्र जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया और कहा, डॉक्टर जल्दी मेरे घर आइए, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, और ऐसा कहकर जल्दी से फ़ोन काट दिया। सविता जी ने रोते कहा, आज तो खाने में मिर्च भी ज़्यादा नहीं थी, फिर कैसे मेरे बेटे की ये हालत हो गई? आंचल ने जब ये सुना तो उसने सविता जी से कहा, माँ आप ये क्या कह रही हैं? तो सविता जी ने कहा, अभी को मिर्च से एलर्जी है, इसलिए वो ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाता है, जब गलती से खा लेता है तो उसकी ये हालत हो जाती है, उसको लाल मिर्च से एलर्जी है। आंचल ये सुनकर खुद में शर्मिंदा हो गई। थोड़ी देर में वहाँ पर डॉक्टर आए और अभिराज को देखने लगे, तो अभिराज को कुछ दवाइयाँ दी जिससे अभिराज को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ से चला गया। सविता जी ने अभिराज से कहा, बेटा तू ठीक तो है?
क्या खाने में मिर्च थी? तभी अभिराज ने सविता जी की बात काटते हुए कहा, मॉम मैं अभी ठीक हूँ, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। तभी नरेंद्र जी ने कहा, अभी तुम कल मसूरी मत जाओ, तुम आराम करो, हनीमून के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभिराज ने कहा, ओके डैड, जैसा आप कहें। तभी सविता जी ने नरेंद्र जी कर देखते हुए कहा, अब चलिए बेटे को आराम करने दीजिए। और आंचल से कहा, बेटा मेरे अभी का ख्याल रखना, ठीक है। और ऐसा कहकर वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। आंचल अभी भी बहुत घबराई हुई थी। उसने जो अभिराज के साथ किया था उससे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। अभिराज बेड पर लेटा था और आंचल उसके बगल में खड़ी थी। आंचल अभिराज के सामने बैठ गई और नम आंखों के साथ बोली, आई एम सॉरी अभी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मिर्च से एलर्जी है, मुझे माफ़ कर दो और तुम चाहो तो मुझे डांट सकते हो। अभिराज ने आंचल को घूरते हुए देखा और फिर कहा, तुमने गलत किया पर एक अच्छा काम भी तो किया, हमारा नाम का हनीमून कैंसिल हो गया। एक काम तो तुमने अच्छा किया, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और मुस्कुराने लगा। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, तुम सच में पागल हो, अभी तो तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी और अभी मुस्कुरा रही हो। तभी अभिराज खांसने लगा। आंचल ये देखकर घबरा गई और अभिराज को पानी का गिलास देकर कहा, अब मुस्कुराना बंद करो और पानी पीकर आराम करो। अभिराज ने पानी पीकर गिलास अपने बगल में रखे टेबल पर रख दिया। आंचल ने कहा, फिर से सॉरी अभी। आंचल की बात सुनकर अभिराज ने कहा, इट्स ओके, पर आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुमने तो मेरी मनपसंद चीज़ भी नहीं छोड़ी। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, मनपसंद चीज़ मतलब? अभिराज ने कहा, गाजर का हलवा। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, क्या बोल रहे हो? अभिराज ने कहा, तुमने सुना नहीं, डाइनिंग टेबल पर डैड ने क्या कहा था? आंचल ने कहा, ओ हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आई एम सॉरी अभी, पर अगली बार मैं गाजर का हलवा बना दूंगी। अभिराज ने कुछ सोचते हुए आंचल की ओर देखते हुए कहा, अच्छा तो अगली बार जहर डालोगी क्या? आंचल इस बात पर गुस्सा हो गई और अभिराज के बाजू पर मारते हुए कहा, तुम भी ना। अभिराज के मुंह से आह निकल गई तो आंचल घबरा गई और अभिराज से बोली, तुम ठीक तो हो? ज़्यादा लगी क्या तुम्हें? आई एम सॉरी। आंचल की बात सुनकर अभिराज ने हंसते हुए कहा, वाह, आज पता चला कि आंचल घबराते हुए कैसी दिखती है, और हंसने लगा। आंचल को ये देखकर थोड़ा सा गुस्सा आया, पर उसके दिल में एक खुशी भी थी कि अभिराज को कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद अभिराज तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। वो हॉल में सोफे पर बैठा था। तभी नरेंद्र जी हॉल में आए और अभिराज से कहा, बेटा अभी मैं क्या कह रहा था कि आंचल को भी अपने साथ ऑफिस ले जा। अभिराज ने कहा, पर क्यों डैड? नरेंद्र जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा आंचल आजकल की लड़की है, उसे काम करना पसंद है। तुम तो जानते हो कि वो दिल्ली में काम करती थी। असल में नरेंद्र जी चाहते थे कि आंचल और अभिराज एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए, इसलिए वो अभिराज को आंचल को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे थे। अभिराज कुछ समझ नहीं पाया और नरेंद्र जी की बात में फंस गया और आंचल को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया और आंचल को बुलाया और कहा, आंचल क्या तुम काम करना चाहती हो? आंचल ने अभिराज कर देखते हुए कहा, हाँ, पर क्यों? तुम क्यों न पूछ रहे हो ये सब? अभिराज ने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाना है। आंचल ने हैरानी से कहा, क्या क्या तुम सच कह रही हो अभी? अभिराज ने कहा, हाँ हाँ, जाओ ना। आंचल जल्दी से अपने कमरे में गई और तैयार होकर नीचे हॉल में आई। आंचल ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिराज ने जब आंचल को देखा तो उसने अपने आप से कहा, कमाल है, बाहर जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ी देर में उन दोनों ने नाश्ता किया और गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की ओर चले गए। अभिराज की नज़र ना चाहते हुए भी आंचल की ओर ही मुड़ रही थी, इसलिए अभिराज ने अपना चेहरा गाड़ी की खिड़की की ओर कर लिया और वहां से बाहर देखने लगा। आंचल आज वाकई बहुत ही सुंदर लग रही थी। आंचल ने भी अभिराज से बात नहीं की। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रखी और गाड़ी से अभिराज और आंचल उतर गए और अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए, ये है हमारा ऑफिस, चलो अंदर, और अंदर जाने लगा। आंचल भी अभिराज के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे अभिराज बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो सभी वर्कर्स ने अभिराज को गुड मॉर्निंग विश किया और अभिराज ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया।
और आंचल से मिलवाया। सभी वर्कर्स ने आंचल को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने अपने काम में लग गए। और तभी वहाँ पर अभिराज का मैनेजर सुमित आया। सही सोचा आप लोगों ने, ये वही सुमित है जो अभिराज का बचपन का दोस्त है और अभी का मैनेजर है। सुमित ने अभिराज से कहा, सर आपकी मीटिंग है आज। अभिराज ने सुमित से कहा, अबे तू कब से मुझे सर कहने लग गया। सुमित ने अभिराज को देखते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अभी तू चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, पर मेरे लिए तू अभी ही रहेगा। और अचानक सुमित की नज़र अभिराज के पीछे खड़ी हुई आंचल पर पड़ी तो उसने कहा, हेलो आंचल, सॉरी हेलो भाभी, कैसी हैं आप। आंचल ने कहा, इट्स ओके, तुम मुझे आंचल बुला सकते हो। वैसे भी हम तो पहले से ही दोस्त हैं ना। अभिराज को ये सुनकर हैरानी हुई और उसने कहा, क्या दोस्त कब बने। उसके बाद जो सुमित ने कहा उसे सुनकर अभिराज थोड़ा सा जल गया। जलन सुमित ने अभिराज को देखते हुए कहा, तुझे याद है कि मैं 2 महीने पहले जब दिल्ली गया था कुछ काम के लिए। अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, हाँ याद है मुझे, मैंने ही तो भेजा था तुझे दिल्ली ऑफिस के काम के लिए। फिर वहाँ क्या हुआ था। अच्छा, फिर आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक साथ मुंबई आए थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अभिराज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर सुमित से कहा, मीटिंग कब है। सुमित ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, 1 घंटे के बाद। अभिराज ने कहा, ओके। और फिर आंचल की ओर देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम बता देता। तभी सुमित ने कहा, अभी अगर तुझे कोई परेशानी नहीं हो तो आंचल को मैं काम बता दूं। अभिराज को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने फेक मुस्कान के साथ कहा, हाँ जरूर, कम से कम इसके साथ तो नहीं रहना पड़ेगा। आंचल ने भी अभिराज की ओर देखते हुए कहा, हाँ मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। तभी सुमित ने हंसते हुए कहा, चलो फिर मेरे कैबिन में चलकर कॉफ़ी पीकर काम की बातें करते हैं। अभिराज को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने अंदर के भाव बाहर नहीं निकालता और कहता है, चल मैं भी अपने कैबिन में जाता हूँ। सुमित ने कहा, तू भी आना। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, रहने दो सुमित, इनकी वजह से कॉफ़ी कड़वी हो जाएगी। सुमित को ये सुनकर हंसी आ गई और वो हंस पड़ा। अभिराज को ये देखकर गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर बोला, जस्ट शट अप। सुमित ने अभिराज को गुस्से में देखकर हंसना बंद कर दिया और आंचल से कहा, चलो आंचल। और सुमित और आंचल अभिराज के सामने से चले गए और अभिराज वहीं खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। पर आज अभिराज के चेहरे पर जलन के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में वो भी अपने कैबिन में चला गया और अपने काम में बिजी हो गया, पर वो बार बार आंचल के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने किसी को फ़ोन किया और कुछ बात करके फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में आंचल और सुमित अभिराज के कैबिन में आए और सुमित ने कहा, क्या हुआ अभी। अभिराज अपने लैपटॉप का काम कर रहा था। जैसे ही उसने सुमित की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, हाँ सुमित, आंचल अब मेरे कैबिन में ही अपना काम करेगी। आंचल ने हैरानी से कहा, क्या बोल रही हो अभिराज। ये अभिराज ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, मैं ये नहीं, डैड ने कहा है, समझी। और वहाँ तुम्हारा टेबल है। अभिराज ने कैबिन के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ एक टेबल और चेयर थी। आंचल ने कहा, ठीक है। अभिराज ने कहा, चलो अपने काम पे लग जाओ। और सुमित से कहा, तू चल मीटिंग में। और सुमित और अभिराज कैबिन से बाहर चले गए। लगभग 2 घंटे बाद अभिराज अपने कैबिन में आया। उसने आंचल की ओर देखा तो उसने देखा कि आंचल लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी अभिराज ने कहा, आंचल लंच का टाइम हो गया है। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, अच्छा तुमने कर लिया क्या। अभिराज ने कहा, नहीं, मैं तो अपने लिए लंच यही कैबिन में मंगा लेता हूँ। आंचल अपनी चेयर से उठते बोली, तो मैं चलती हूँ। अभिराज ने हड़बड़ी में कहा, कहाँ जा रही हो। आंचल ने अभिराज की ओर देखते हुए अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, लंच करने। अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, मैं क्या कह रहा था कि यहीं पर कर लेते हैं लंच। और उसने किसी को फ़ोन किया और फिर कुछ देर बाद फ़ोन करके रख दिया और आंचल से कहा, देखो मैंने लंच मंगा लिया है। आंचल ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, अभी
तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। अभिराज कैबिन में रखे सोफे पर बैठा और बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैं क्या अजीब बिहेव कर रहा हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी कैबिन में सुमित एक फ़ाइल लेकर आया और बोला, अभी ले ये फ़ाइल चेक कर लेना। अभिराज ने फ़ाइल लेकर उसे टेबल पर रख दिया और सुमित से कहा, मैं बाद में चेक कर लूँगा। सुमित ने कहा, ओके फाइन, और फिर आंचल कर देखते हुए कहा, आंचल तुम लंच करने नहीं गई क्या? तभी अभिराज ने कहा, नहीं, मैंने इसके लिए लंच यहीं पर ही मंगा लिया है। और थोड़ी देर में कैबिन के बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, मे आई कम इन सर? अभिराज ने कहा, यस कम इन, और वो आदमी कैबिन के अंदर आ गया और उसके हाथ खाना था। उसने खाना टेबल पर रख दिया और फिर कैबिन से बाहर चला गया। जब आंचल ने खाना देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। खाना बहुत सारा था, इतना खाना था कि 5 लोग आराम से पेट भर के खा सकते थे। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, और लोग कहाँ हैं? अभी तुमने किसी को बुलाया है क्या? अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, नहीं तो, ये खाना हम दोनों के लिए है। आंचल ने कहा, अरे इतना सारा खाना हम दोनों के लिए? अभिराज ने कहा, और हाँ, और किसके लिए होगा? तभी सुमित ने कहा, अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी लंच करना है, और वहाँ से जाने लगा। आंचल ने सुमित को रोकते हुए कहा, सुमित रुको, मैं क्या कह रही थी, इतना खाना है, हम दोनों मिलकर भी नहीं खा सकते? क्यों ना तुम भी हमारे साथ लंच कर लो? अभिराज को ये सुनकर हल्का सा गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, हाँ सुमित, ठीक कह रही है आंचल, तू भी हमारे साथ लंच कर ले। सुमित भी मान गया और वो तीनों ने मिलकर लंच किया। लंच करते हुए सुमित और आंचल हंस हंस कर बातें कर रहे थे, पर अभिराज उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। न जाने क्यों आज अभिराज के दिल में जलन के भाव उभर रहे थे। वो उन दोनों को देखकर जले जा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर आंचल और सुमित का क्या रिश्ता था? क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या अभिराज आंचल को दे पाएगा अपनी पत्नी का दर्जा? क्या होगा जब नेहा उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी के भाग 2। इसी तरह के अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।